Hello. Hello, students. A very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator, and I welcome you all in the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर लेट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और देखते हैं कि इस सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो कौन सा क्रिस्टल है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस पे एक बार चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस हमारे सामने क्या गिवन है। तो ऑप्शंस, ऑप्शन ए जो है वो है आयनिक, दूसरा है मेटेलिक, तीसरा है कोवेलेंट एंड फोर्थ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो होते हैं, ये जो आपके सामने क्रिस्टल्स दिए हैं, ये कैसे क्रिस्टल होते हैं, क्या फॉर्म, क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी। ठीक है, तो एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके राइट आंसर पे। ठीक है, कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है आयनिक। ठीक है, आयनिक क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टल। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, ऐसे क्रिस्टल्स जो आपके आयंस से बने होते हैं। ठीक है, आयंस की अगर हम बात करें तो आयनिक की जब भी बात होती है तो यहाँ पे आ जाता है बेटा, एक आता है आपका कैटायन एंड दूसरा आ जाता है एनायन। ठीक है, जनरली मेनली जो होता है, जो कैटायन पे चार्ज होता है वो होता है प्लस का, एंड जो एनायन पे चार्ज होता है वो होता है माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जितने भी आपके आयंस होते हैं जो कैटायन एंड एनायन से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, मेनली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें बताना है ना कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल परफेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हम बता कब पाएंगे, अगर हमारे किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन उनका मूवमेंट होगा, एंड मूवमेंट करने से ही कंडक्टिविटी आती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर कंडक्टिविटी आ जा रही है देन वी कैन से दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, हमें यही पता लगाना है। ठीक है, तो हमारे सामने चार क्रिस्टल है, पहला जो है वो एनायनिक है, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, और आयनिक बनता है कैटायन और एनायन से मिलके, तो कैटायन और एनायन के जो कॉम्बिनेशन से क्रिस्टल बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। मेनली इसमें जो कैटायन होता है और एनायन होता है, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इसमें कोई भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता, और अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये कभी भी गुड कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो क्रिस्टल है वो है मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, तो ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल में क्या होता है, मेनली मेटेलिक क्रिस्टल में हमें पता है, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं मेटेलिक क्रिस्टल में तो ये, अच्छा, आयनिक क्रिस्टल किसके बीच में बनता है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक आपके पास मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अगर हम मेटेलिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो ये मेटल एंड मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, और मेटल के बीच में जब बनेगा तो दोनों के पास भाई थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो है ना, इनके पास तो इलेक्ट्रॉनों का समंदर है, बोलते हैं ना कि मेटल है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं कर्नल। ठीक है, कर्नल का मतलब ही होता है क्या, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया था जिसको बोला गया कर्नल। ठीक है, तो मेटेलिक क्रिस्टल में बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसका जो राइट आंसर है ना वो भी मेटेलिक क्रिस्टल है। मेटेलिक क्रिस्टल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करेंगे, एंड ड्यूरिंग मूवमेंट उनके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी का रीजन ही होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरे में भी बात कर लेते हैं, कोवेलेंट। कोवेलेंट क्यों नहीं होगा, आपको पता होगा कि कोवेलेंट जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर या फिर कोवेलेंट क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, पहली चीज तो एक जाइंट लार्ज स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर होता, उसके साथ साथ ये होता है, कोवेलेंट जो क्रिस्टल होता है ना, ये बनता कैसे, ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है, शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो क्रिस्टल बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट। ठीक है, और कोवेलेंट क्रिस्टल किसके बीच में बनता है, तो ये बनता है नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो क्रिस्टल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा
कि यहाँ पे जो होते हैं ना वो एक दूसरे को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जब भी किसी से शेयर करते हो तो पक्का कंफर्म रहता है ना कि आपने सिर्फ उसे दिया है, वो उसका नहीं है, ठीक है। या फिर आप उससे एक टाइम के बाद वापस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे वाले एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक वाला एटम उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं होते, देन यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं आती, ठीक है। और लास्ट ये है मॉलिक्यूलर, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की जब भी बात आती है ना, या फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की जब भी बात आती है, तो यहाँ पे बेटा बॉन्डिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो दो फोर्सेस के बीच में जब एक बॉन्ड बन जाता है, तो बॉन्ड बनने की वजह से वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उनका मूवमेंट नहीं होगा, तो हम कभी भी नहीं बता पाएंगे या फिर नहीं कह सकते कि ये क्या है, गुड कंडक्टर है। इवन अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि जो आयनिक होता है, ठीक है, आयनिक जो क्रिस्टल होता है, ये कंडक्टर की तो बात ही ना करिए, ये एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। इंसुलेटर होता है, इट मीन्स कि इसमें किसी भी तरीके से ये कंडक्टिविटी के फ्लो नहीं होते। अगर हम बात करें मेटेलिक की, तो ये कंडक्टर होता है। कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों बेटा इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कोवेलेंट में, ठीक है। कोवेलेंट क्रिस्टल में, कोवेलेंट क्रिस्टल में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आपको पता ही होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक होता है डायमंड और दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में जब हम बात करते हैं ना, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ही लार्ज होता है, जो ग्रेफाइट होता है हमारा वो भी बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है, ग्रेफाइट में जो बॉन्ड बनता है वो 3 कार्बन के बीच में बनता है, ठीक है। और आपको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंसी बनाता है, ठीक है। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी शो कर सकता है। इट मींस अगर उसने 3 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज करे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रह सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाता है, और वही एक रीजन होता है जिसके वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके पास ये इंसुलेटर नहीं होता, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे सिस्टम में मूवमेंट होता है, और यहाँ पे कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो जो कोवेलेंट क्रिस्टल में ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन है, बाकी जितने होते हैं वो सारे इंसुलेटर होते हैं। मॉलिक्यूलर में भी सब इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है। मेटेलिक में कंडक्टर होते हैं। तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अमरफस सॉलिड क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड क्या होता है तो आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अमरफस सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो होता है बेटा वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। पहला जो था वो था क्रिस्टलाइन, पहला सॉलिड जो था वो था क्रिस्टलाइन, ठीक है। पहला हमारा जो सॉलिड था वो था क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड सेकंड वर्ड इज अमरफस सॉलिड, ठीक है। आपको पता होगा कि जो एमरफस सॉलिड होता है इसको हम सूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सूडो सॉलिड, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि ये दिखने में तो सॉलिड जैसा है, लेकिन इसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं वो सॉलिड की तरह नहीं है, ठीक है। मेनली होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, अगर हम मान लेते हैं एक चाकू ले लेते हैं, ठीक है, और उससे हम किसी चीज को काटते हैं, तो हमें एक बहुत ही प्लेन सरफेस मिलता है। ये प्लेन सरफेस मिलता है हमें क्रिस्टलाइन के केस में, लेकिन अगर वही हम काम अमरफस में करें तो यहाँ पे प्लेन नहीं, एक बहुत ही ज्यादा रफ सरफेस मिलता है, ठीक है। इसका कुछ डिफरेंट है, उसको भी हम नोट डाउन करा दे रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक क्या हो गया, एमरफस हो गया, एंड दूसरा क्या हो गया, सूडो सॉलिड हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होंगे, हाई होंगे। जब आप किसी एक साफ चीज से को काटोगे तो आपको एक यहाँ पे शार्प एंड स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, स्मूथ सरफेस होगा। जबकि अगर हम बात करें एमरफस में, तो यहाँ पे पहली चीज तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ सरफेस ना मिलके हमें रफ सरफेस मिलता है, रफ सरफेस, ठीक है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका हो जाता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता, ठीक है, इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, while amorphous solid is isotropic in nature,
amorphous solid is isotropic in नेचर। इसका मतलब भी आपको शायद पता ही होगा, ठीक है। एनिसो का मतलब होता है कि जहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है अगर वो सेम है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सॉरी डिफरेंट है तो हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक, एंड अगर इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो ये मेनली कुछ डिफरेंस थे अमरफस सॉलिड के एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अमरफस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, ठीक है। आप देखते होगे अगर आप कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है, तो मेनली अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो मिरर से जो बनी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पहले के टाइम में मिरर तो बहुत पहले का लगा हुआ है, लेकिन अभी आप जाके देखोगे तो क्या होता है कि जो लिक्विड होंगी, जो मिरर होगा वो ऊपर से बहुत ही पतला हो गया होगा और नीचे आके वो बहुत ही ब्रॉड है ना, बहुत ही चौड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता, क्योंकि वो बना होता है क्वार्ट्ज से, और जो क्वार्ट्ज जाता है वो एमरफस सॉलिड के अंदर आता है, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, सुपर कूल्ड लिक्विड की होती है। एमरफस सॉलिड को हम बोल सकते हैं ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो जो ऊपर से जो मिरर था वो क्या हुआ, ऊपर से पतला हो गया और नीचे आके वो जमा हो गया तो चौड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। LiCl इज LiCl किस तरीके का क्रिस्टल है। देखिए Li एंड Cl की अगर हम बात करें तो क्या ये आयनिक है, मेटेलिक है, कोवेलेंट है या फिर मॉलिक्यूलर है। अभी मैंने बताया कि आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं। आयनिक क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो ये किन के बीच में बनता है, एक आपका मेटल होगा तो दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बनने वाला क्रिस्टल होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। या फिर अगर हम बात करें फोर्स की तो जो कैटायन एंड जो एनायन के बीच में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बोलते हैं। मेटेलिक भी हमने देखा, जो मेटल एंड मेटल के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक क्रिस्टल। कोवेलेंट की बात करें तो ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की बात करें तो ये एक बॉन्डिंग है, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आता है, ठीक है। तो LiCl किस तरीके का आता है, देख लो LiCl पहले है क्या, Li यहाँ पे है लिथियम, ठीक है, Li है लिथियम एंड Cl क्या है, क्लोराइड है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो लिथियम क्या है, लिथियम जब आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो S ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। S ग्रुप का एलिमेंट अगर बात करें तो मेनली जो ग्रुप 1 होता है जिसको हम याद करते हैं हेलिना करे रब से फरियाद, ठीक है, हेलिना नाम की एक लड़की है और वो रब से फरियाद करती है, तो वहां पे H के बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है Li, वही क्या होता है हमारा, लिथियम होता है। एंड अगर हम क्लोराइड की बात करें तो ये एक हैलोजन है जो कि ग्रुप 17 का एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि लिथियम जो है वो तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इट मींस कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मेटल है। एंड क्लोराइड जो है वो क्योंकि हैलोजन है तो वो क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे लिथियम मेटल है, ये नॉन मेटल है, एंड मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। या फिर इनके क्रिस्टल्स के बीच में जो बनने वाला होता है क्रिस्टल उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। वैसे भी आप बात कर सकते हो तो एलाई ये क्या है, एलाई जो है वो कैटायन है, क्लोरीन जो है वो क्या है, एनायन है। तो इनके बीच में जो बनने वाला क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिंक सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ, जिंक सल्फेट किसका एग्जांपल है, जिंक सल्फेट क्या होता है, ZnS, ठीक है। ZnS किसका एग्जांपल है, आप देख लो यहाँ पे अगेन ये जिंक क्या है, जिंक एक मेटल होता है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। एंड अगर हम बात करें सल्फर की तो ये क्या है, नॉन मेटल है। एंड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आयनिक सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, आयनिक सॉलिड को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड को कैसे पहचान सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में, ठीक है, ये आपको बताना है। अभी हमने बात करी आयनिक सॉलिड होता क्या है, ठीक है। आयनिक सॉलिड में सबसे पहली चीज की एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, दोनों एक दूसरे को एकदम तेजी से पकड़ के रखेंगे, ठीक है। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हाई होगा, ठीक है। तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे देखो अगर किसी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इट मींस उसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एंड अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जिसे हम बोलते हैं अगर हमें किसी को बॉन्ड को तोड़ना होता है तो उस टाइम जो हम एनर्जी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और अगर आपको किसी की बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एनर्जी हाई देनी पड़ेगी, मेनली अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में जो फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है, ठीक है। पॉजिटिव मींस कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज एनायन होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगा है वो स्ट्रांग है और स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट हाई देनी होती है, ठीक है।
तो यहाँ लो नहीं होगा, हाई होना चाहिए। दूसरा क्या है, क्या इनका वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है, नहीं। अगर बॉन्ड इनका वीक है तो इनको आप इजीली वेपराइज, इनका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इनको इजीली वेपराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हाई ना होके क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर क्या होता है, अभी कंडक्टर की तो हमने बात करी है। कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आयनिक जब होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, तो ये कैटायन एंड एनायन के, पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन की फॉर्म में होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है, इस वजह से यहाँ पे हमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसके अंदर कभी भी कंडक्टिविटी नहीं आएगी। इट मींस कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखना कि जो आयनिक सॉलिड होता है, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, लेकिन अगर ये कहीं मोल्टेन स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, मोल्टेन यानी कि अगर ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, उस टाइम पे इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड ये जो है वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, क्या ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए चार्ज आ गया है ना। अगर किसी पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट का जो मतलब होता है वही किससे होता है, चार्ज से होता है, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर चार्ज आ गया, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इट मींस कि ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रैक्स लॉ इज गिवन बाय, ब्रैक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ब्रैक्स लॉ में इन्होंने क्या बताया था कि दो भी क्रिस्टल सिस्टम के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, एंड उसको दिया किससे जाता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है। कहाँ दिखाई दे रहा है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे एन जो होता है वो क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा में एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर, इट इज इधर इज अ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, या फिर ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। कितने ऑर्डर का रिफ्लेक्शन है, अगर एन की वैल्यू 1 होती है तब हम कहते हैं कि ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है। अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तब हम कहते हैं क्या कि ये सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और जो d है वो क्या है, d जो है यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। d डिस्टेंस है किसके बीच में, तो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन देम, ठीक है, वो दोनों के बीच में कितने एंगल्स बन रहा है उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्चुअली एग्जाम में जो होता है वो ब्रैक्स लॉ से नहीं पूछता कि आप उसको डिफाइन करो, लेकिन ब्रैक्स का जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन एक्स-रे डिफ्रैक्शन वर्क, ठीक है, in X-ray diffraction work KCl appear to have single cubic but it is actually face centered cubic because, ठीक है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि इसमें जो KCl होता है, ठीक है, एक क्रिस्टल दिया आपके सामने KCl, जो एक्चुअली में ये होता क्या है, ये दिया है क्या है, ये अपीयर करता है SCC, यानी कि SCC क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेंटर, लेकिन ये फेस जब करती है, इसको हम देखते हैं अपीयर करते हैं तो ये दिखाई देता है हमें फेस सेंटर्ड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो SCC की अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो साइज डिफरेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। एक कैटायन होगा तो दूसरा एनायन होगा, और हमें पता है कि यहाँ पे K जो है वो क्या है, एक मेटल है, मेटल अगर चार्ज एक्वायर करेगा तो ये हो जाएगा क्या, K प्लस, एंड Cl अगर चार्ज एक्वायर करता है तो ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, K प्लस एंड Cl माइनस आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये हो सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या होते हैं कि इनके बीच में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में सेम होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ सेम होना चाहिए। K प्लस एंड Cl माइनस हैव सेम आयनिक रेडियाई, देखो आयनिक रेडियाई तो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो आयनिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल में आप कैसे देखते हो, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाएंगे, दो केसेस होते हैं हमारे पास, एक होता है अलोंग द पीरियड एंड सेकंड वन इज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अलोंग द पीरियड जब आप जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है, सेल जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें ये सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो शेल है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है।
तो अलोंग द पीरियड में जो आयनिक साइज है वो क्या होती है, अलोंग द पीरियड में आयनिक साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि मान लो एक छोटा सा रूम है, उसमें पहले 1 लोग रहते थे, अब उसमें 10 लोग रह रहे हैं, तो रूम की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं हम बात करें डाउन द ग्रुप में, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, शेल भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि जैसे जैसे कोई आपके घर आ रहा है तो आपने उनको अलग अलग रूम में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वहां पे साइज में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो मेनली होता क्या है, जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो जो साइज है ना, आयनिक रेडियाई बात करें या फिर हम इनको एटॉमिक रेडियाई बात करें, ठीक है, ये सिर्फ एटम और आयंस में चेंजेस होते हैं, बाकी रेडियाई में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वैसे ही अलग अलग शेल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई इनका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे K प्लस है तो दूसरा Cl माइनस है, ठीक है। K प्लस के केस में जो साइज है वो क्या है, साइज यहाँ पे K प्लस डाउन द ग्रुप जाएगा तो बढ़ेगा, Cl माइनस में घटेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। KCl हैज डिस्टॉर्टेड FCC स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें NaCl की एंड दूसरा KCl, तो इन दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या है, ये दोनों ही एक यूज लार्ज क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, ठीक है, तो इनकी साइज होती है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होती, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, KCl हैव K plus and Cl minus have large difference of electronegativity, क्या large difference electronegativity का बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो इवन अभी तक जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है ना वो यही है, क्योंकि आप देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम। KCl की बात हुई है, ठीक है, K प्लस एंड Cl माइनस की बात हुई है ना। देखो K प्लस, आपको पता है कि K जो होता है, पहले हम K की बात करेंगे फिर हम K प्लस की बात करेंगे, ठीक है। K जो होता है वो होता है पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है। प्लस आ गया, इसका मतलब कि उसका एक इलेक्ट्रॉन किसी ने उसको या तो इसने किसी को दे दिया या तो किसी ने उससे ले लिया, ठीक है। तो 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कॉन्फ़िगरेशन करने में पता चलेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19, इट मींस कि इसमें टोटल 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस चार्ज का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया, अब इसके पास कितना बचा, 18 बचा, ठीक है। अब जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, K प्लस यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितना हुआ, 4 10, ठीक है, 12 एंड 13, 13 ही हुए अभी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3p, p वाले में हम मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, 4s1 में जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब हो गया 6, ठीक है, हाँ अब 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको यहाँ पे K प्लस निकालना है। K प्लस में आपको क्या करना है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देना, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालेंगे, हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है वो 4s1 में गया है, ठीक है। तो आप 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा, 3p6 आएगा। इसका मतलब कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यही काम अगर आप क्लोरीन में करो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। लेकिन अगर इसने चार्ज एक्वायर किया है माइनस के, इट मींस कि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, पहले एटॉमिक नंबर था 17, अब एटॉमिक नंबर कितना हो जा रहा है 18, ठीक है। तो आप देखो कि जो K प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या हो गया, K प्लस हो गया, ठीक है। तो K प्लस के पास भी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, एंड जो इधर Cl माइनस है इसके पास भी क्या है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। In which of the following state of matter the average distance lies between 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 7। आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, टोटल 3 होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें पूछा है ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये किसका होता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लिक्विड का नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ पे 7 दिया है तो वो कहीं ना कहीं इसी के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें कि सॉलिड एंड गैस का क्या होता है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कितनी से होती है, सॉलिड की होती है 10 टू द पावर माइनस 8 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर जो हम गैस का देख लें तो गैस के केस में क्या होता है, गैस में होता है 10 पे पावर माइनस 2 टू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इनका एवरेज डिस्टेंस होता है जिसके बीच में ये रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया था वो 5 से माइनस 7 के बीच में था, जो किसी ना किसी तरीके से लिक्विड की रेंज में लाई करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन डायमंड क्रिस्टल कार्बन इज, ठीक है,
डायमंड की बात हो रही है। डायमंड आपको पता ही होगा कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमें पता है कि कई सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे कि एलॉय पढ़ते हैं हम, ठीक है, जो मेटल एंड नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसी तरह यहाँ से क्या दिया हुआ है, यहाँ एलोट्रॉप दिया है। एलोट्रॉप क्या होता है, ये कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये नकली वाला कार्बन है, बिल्कुल प्योर रहता है, ठीक है। तो प्योर रहता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। लेकिन थोड़ी सी जो डिफरेंस आती है वो क्या आती है, अब यहाँ पे जैसे मान लो, ठीक है, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉप होते हैं वो दो होते हैं। एक तो मान लिया कि डायमंड होता है, ठीक है, ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, एक तो डायमंड है। लेकिन इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉप होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि प्योर फॉर्म, ठीक है, वो कार्बन का एक प्योर फॉर्म है, ठीक है। डायमंड भी वही है, ग्रेफाइट भी वही है। तो अगर मान लो ग्रेफाइट के लिए तो कभी सुना नहीं होगा कि किसी ने लड़ाई वड़ाई किया, ठीक है। लेकिन डायमंड के लिए तो भाई सब चाहते हैं कि हमें डायमंड मिल जाए, ठीक है। तो आपको, आप भी तो यही चाहते होगे ना कि ग्रेफाइट मिले। ग्रेफाइट तो किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें तो सबको डायमंड चाहिए। आखिर ऐसा इनके बीच में क्या डिफरेंस आ जाता है कि भाई उनको डायमंड चाहिए होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो दोनों में जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन का दोनों प्योर फॉर्म है, दोनों में जो लेयर्स होती हैं वो अरेंज रहती हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, आपको पता होगा कि कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। इसका मतलब कि ये 4 बॉन्ड बना के क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। डायमंड के केस में जो कार्बन होता है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ठीक है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट के केस में, तो ग्रेफाइट के केस में क्या होता कि इस तरीके से ये लेयरिंग जो होती है ना वो आगे और भी बढ़ती जाती है। ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, कार्बन में टोटल 4 कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, एंड डायमंड में ये बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि डायमंड एक साइड आप लिख लो, बेसिक जो इनका डिफरेंस है, और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, तो डायमंड जो होता है वो 4 कार्बन है, बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे। और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी भी बात कर सकते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट जो कार्बन होता है ना, वो कार्बन जो होता है वो सिर्फ दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड ही बनाता है। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, और उसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट के पूरे स्ट्रक्चर में कंडक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन 2 लेयर के बीच में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 अगर है, तो यानी कि यहाँ पे एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल s होगा, p के 2 ऑर्बिटल होंगे, तो हम कह सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा sp2, ठीक है। दूसरी पॉइंट, कार्बन जो होगा, कार्बन के केस में क्या होता है कि टोटल कार्बन में जो डायमंड के केस में क्या होता है कि जो कार्बन है हमारा वो क्या करेगा, टोटल 4 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, समथिंग लाइक टेट्राहाइड्रल, ठीक है। टेट्राहाइड्रल कैसा होता है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये 4 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि 3 इसके एटम क्या करते हैं, कार्बन के 3 एटम जो होते हैं वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक जो होता है वो क्या होता है, फ्री रहता है। और उसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे सिस्टम में क्या आ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है। जबकि डायमंड में जितने थे हमारे पास उतने ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ने ही बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, इसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं डायमंड जो है, सॉरी, ग्रेफाइट जो है ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। गुड कंडक्टर किसका है, तो बात करेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और अदर साइड अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड में क्या था, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम में कंडक्टिविटी नहीं आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये गुड कंडक्टर की तो बात ही मत करिए, ये कंडक्टर ही नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी चीज पता होगी कि डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, टिपिकल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होती है, हाई हो जाती है। अदर साइड जो ग्रेफाइट होता है उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के 4 एटम होते हैं, चारों बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंसुलेटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो sp2 हो गया, कार्बन में टोटल यहाँ पे भी कार्बन के 4 एटम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, जबकि जो एक रहता है वो क्या होता है, फ्री रहता है। और उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे सिस्टम में कंडक्टिविटी आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है कि गुड कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डायमंड की क्रिस्टल की बात करी थी तो sp3, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हार्डनेस ऑफ डायमंड इज एट्रीब्यूटेड टू द, डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड है। पहला क्या है, 2D नेटवर्क ऑफ अ कोवेलेंट सॉलिड, गलत है, ठीक है। डायमंड जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का रीजन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का रीजन, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड इसलिए होता क्योंकि कार्बन में जितने वो बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे से मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, नो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एटम, इसी की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट को हम एक पीछे हमने देखा था ना, ग्रेफाइट को ना, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड का तो हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसी की वजह से हम इसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। एक चिकनी पदार्थ है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, अगेन ग्रेफाइट ही आ गया, ठीक है। तो ग्रेफाइट किसका एग्जांपल है? पहली चीज देखिए क्या दिया है, आयनिक क्रिस्टल है, कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर है, वंडरवॉल क्रिस्टल है, ठीक है। तो पहले ही स्लाइड पे हमने देखा था कि ये क्या है, एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। क्योंकि कोवेलेंट क्रिस्टल में जितने होते हैं, ठीक है, जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या हो जाता, ठीक है, ग्रेफाइट के केस में ये बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता, सिर्फ उसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो तो लार्ज होता है, ठीक है, देखने में, लेकिन ये होता क्या है, कोवेलेंट क्रिस्टल ही होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ग्रेफाइट क्रिस्टल कार्बनेस, अभी हमने बात करी थी कि ग्रेफाइट में जो होता है, ठीक है, डायमंड जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, sp2 होता है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है कार्बन, ठीक है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनाता है, इसमें ये सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। और 3 है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, इसका मतलब कि क्या होगा, एक s होगा तो 2 p होगा, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या दिया है, एक बार बात करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, बिल्कुल सही है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.4 होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ग्रेफाइट हैज 2 डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर, ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, लेकिन सही है, ठीक है। डायमंड की बात करिए, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। डायमंड बैड कंडक्टर होता है, इसका मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं, ठीक है, कि डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, इसका मतलब ये कंडक्टर की बात ही ना करो, ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। डायमंड क्या है, एक इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इन ग्रेफाइट क्रिस्टल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो आई होप मिल गया होगा आप लोग को राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने पीछे बात करी है कि डायमंड के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, एंड ग्रेफाइट के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ना कि sp होता है, ठीक है। तो sp2 और इसका जो शेप होता है sp2 को आप क्या बोल सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Each unit shell of NaCl consists of 13 chlorine atom and, ठीक है, यहाँ पे बात हुई है NaCl की क्रिस्टल की, ठीक है। NaCl एंड अगर हम बात करें KCl की, तो इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें each unit cell of NaCl consists 13 chlorine atom and, ठीक है। अगर हम बात करें NaCl के क्रिस्टल की, ठीक है, तो एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें अगर 13 क्लोरीन एटम है, एक्चुअली 13 ही 14 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, 14 क्लोरीन एटम होंगे। अगर ये 14 क्लोरीन एटम है इसमें, ठीक है, 14 क्लोरीन एटम है, तो इसमें Na कितने होने चाहिए, ठीक है, Na कितना होना चाहिए, इसी की बात करी गई है, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्रिस्टल की बात हो रही है NaCl की, यहाँ पे Na जो है वो क्या है, Na है पॉजिटिव कैटायन एंड Cl क्या है, माइनस एनायन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, Na कहाँ रहता है, ये आपको पता होगा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है, ठीक है। 4 के बीच में अगर वॉइड बन रहा है तो वो टेट्राहाइड्रल होगा, 6 के बीच में बन रहा है तो ऑक्टाहाइड्रल। तो Na जो होता है वो सारे जितने भी ऑक्टाहाइड्रल्स वॉइड होते हैं उनको ये ऑक्युपाई करता है, ठीक है। जितने भी ऑक्टाहाइड्रल्स वॉइड होते हैं उन पे क्या होता है, Na होता है, Na ऑक्युपाई कर लेता है। और टेट्राहाइड्रल वॉइड की बात करें तो उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
ऑक्टाहाइड्रल में अब इसके साथ साथ भी ऑक्टाहाइड्रल में एक आ जाएगा आपका एड्ज, एडजेसेंट है, टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं और उनकी शेयरिंग होती है 1/4 से। और दूसरा जो आ जाता है वो होता है आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड की शेयरिंग क्या होगी, बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे शेयरिंग तो होती है 1/8 की, टोटल जो होते हैं वो 8 कॉर्नर होंगे, तो 8 एटम वहां पे हम रख सकते हैं और उसके साथ साथ एक क्या होगा हमारा बॉडी सेंटर्ड यानी कि उसके बीच में होगा, ठीक है। तो ये हम अभी आगे बात करेंगे। सीएल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ होता है, सीएल नेगेटिव जो होता है ये आपका रहता है एफसीसी में, ठीक है, एफसीसी या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं एचसीपी, ठीक है, फेस क्यूबिक सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं टोटल, यहाँ पे जो आते हैं वो होते हैं कॉर्नर एंड फेसेस, ठीक है। तो अब बस हमें करना कुछ नहीं है, इनकी शेयरिंग को देख लेना है। यहाँ पे एज दिया है, यहाँ पे बीसीसी है, ठीक है, और वहां पे क्या है कॉर्नर एंड फेसेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एन जो है वो टोटल कितना है 14 है, तो आपको पता किसका लगाना है, सीएल का पता लगाना है, ठीक है। कैसे होगा देखो, एक बार स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको बता दें कहाँ क्या एड्ज और क्या कॉर्नर होता है, ठीक है। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक क्यूब होता है सिंपल, ठीक है। चलिए हम इसी से बनाते हैं यार। एक नॉर्मल यही हमारे पास क्यूब होता है। अब यहाँ पे हमें बताना होता है कि कौन सा कॉर्नर है, क्या एड्ज है एंड क्या फेसेस है, ठीक है। तो कॉर्नर्स की पहले हम बात करते हैं, देख लीजिए कॉर्नर कौन कौन से होते हैं, ये आपके जितने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टोटल जो कॉर्नर होते हैं वहां पे वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये ब्लैक वाले जो हैं वो सारे क्या हैं, ये ब्लैक वाले आपके जो है ना ये क्या है कॉर्नर है, ठीक है। ब्लैक्स जितने हैं वो सारे कॉर्नर है। अगर हम बात करें एड्ज की, एड्ज कितने होते हैं, तो टोटल 12 एड्ज आपको देखने को मिलते हैं एक क्यूब में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं एक बार इनको भी आप देख लो, ठीक है। टोटल 12 एड्ज जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 12, ठीक है। तो ये जितने ग्रीन वाले हैं, ठीक है, ये जितने ग्रीन वाले हैं ये आपके क्या है टोटल एड्ज हैं, ठीक है। ब्लैक हो गया कॉर्नर एड्ज। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है आपका सिंपल ये क्यूब होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में जो शेयरिंग होती है ना, वो पहली चीज तो कॉर्नर की होती है, प्लस एक जो आपका क्रिस्टल रहता है, एक यूनिट शेल वो बीच में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि कॉर्नर की तो हमें करने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर वाला तो हम यहीं से निकाल लेंगे कि टोटल कितने हैं 8 हैं एटम जो कि कॉर्नर पे प्लेस्ड है। लेकिन एक जो होगा यहाँ पे वो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ये क्या है बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड के 8 जो एटम है वो कहाँ रहेंगे कॉर्नर पे, एंड एक इसके बीच में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है बीसीसी है ना, यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल है। तो अब इस अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पता है एनए, एनए में एड्ज दिया है, ठीक है। तो एड्ज निकालेंगे हम, तो एड्ज टोटल कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। एड्ज की बात करेंगे, हमने देखा एड्ज, एड्ज यहाँ पे टोटल कितने आए हैं 12 आए हैं, ठीक है। तो 12 एड्ज हैं और इनकी शेयरिंग होती है बेटा 1/4 से। सॉल्व करोगे आप इसको, ये 3 आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे, अच्छा इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको टोटल देख के बताना, ठीक है। तो यहाँ पे एज टोटल बेटा हो गए कितने, एज आपके 12 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में शेयरिंग जो होती है वो कितने से होती है, ठीक है। यहाँ पे एज कितने हो गए, एड्ज आपके टोटल 12 हो गए, और बॉडी सेंटर्ड का एक जो होता है वो कहाँ होता है अंदर होता है, तो टोटल ये कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें कॉर्नर्स की, ठीक है, तो कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 कॉर्नर होता है, प्लस फेसेस कितने होते हैं, फेस क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें फेस की, तो जैसे मान लेते हैं इसकी बात नहीं करेंगे, अगर आप मान लो एक रूम में हो, तो रूम में मान लीजिए पहली चीज तो 4 वॉल होंगे ना, फ्रंट होगा, बैक होगा, ऊपर नीचे सीलिंग का, ठीक है। और उसके साथ लेफ्ट एंड राइट में 2 फेसेस होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जाऊं तो यहाँ पे इधर है जहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, एक सामने है, 2 हो गए, लेफ्ट राइट 4 हो गया,
ऊपर सीलिंग 5 एंड नीचे ग्राउंड, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो इनकी जो फेसेस होती हैं वो टोटल 6 होती हैं, जिनको जो शेयरिंग होती है वो 1/3 से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ये हो गए और टोटल फेस कितने हो गए 6 हो गए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ टोटल काउंट करके बताना था कि अगर एक NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें कितने क्लोरीन एटम होंगे, ठीक है, और कितने सोडियम एटम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन देखिए कितने आ रहे हैं टोटल, ये आपके 8 हो गए और 8 और 6 कितने हो गए, ठीक है, ये टोटल कितने आ गए आपके 14 आ गए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 14, ठीक है 14। तो ये 14 आपके क्या है, 14 आपके क्लोरीन है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। आपको बताना था कि यहाँ पे, ठीक है, कितने Na के एटम है, ठीक है। तो Na के एटम हमने देखा कितने 12 ये हो गए एंड ये एक हो गया 13, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, NaCl था, Cl Na प्लस में टूट गया Cl माइनस में, Na प्लस जो होता है वो ऑक्टाहाइड्रल वाइड में होता है, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल वाइड निकालने के लिए हमें एच और BCC दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो FCC में होता है, जिसके लिए हमें कॉर्नर एंड फेसेस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने देख लिया टोटल यहाँ पे कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं और इनकी शेयरिंग कितनी होती है, कॉर्नर 8 होते हैं, इनकी शेयरिंग भी 1/8 होती है। एड्ज की बात करूं मैं तो एड्ज आपके 12 होते हैं, इनकी शेयरिंग बेटा 1/4 होती है, ठीक है। और यहाँ पे फेस जो लिखा है, फेस टोटल 6 होते हैं और इनकी शेयरिंग होती है 1/2 से, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टोटल कितने आ गए 14 आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन एटम इन FCC यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया कि अगर आपका एक यूनिट सेल है FCC को हम क्या बोलते हैं, फेस क्यूबिक सेंटर, ठीक है। तो फेस की जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है, अभी हमने काउंट किया ना 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने हैं 6 फेस है, ठीक है। और 6 फेस है, ठीक है, और इनकी जो शेयरिंग होती है वो कितने से होती है, इनकी शेयरिंग होती है बेटा 1/2 से, ठीक है। तो शेयरिंग किससे होती है 2 से, तो टोटल आ कितना जाता है 3 आता है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है कितना आता है, पूछा है कि जो फेस क्यूबिक सेंटर होता है उसकी शेयरिंग कितनी होती है, ठीक है। तो जो शेयरिंग होती है वो 2 यूनिट सेल से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, टोटल जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें टोटल आपके कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं फेस सेल में, FCC यूनिट सेल में बात करी गई है, ठीक है। FCC में जो टोटल नंबर एटम होते हैं आपके वो कितने होते हैं, अभी हमने शायद देखा यही क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए ही होगा, रिपीट है शायद क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एन एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय, बॉडी सेंटर्ड में जो एटम होता है उसकी शेयरिंग कैसे होती है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में होता क्या है, सबसे पहले देखो 8 कॉर्नर होते हैं और इनकी शेयरिंग कैसे होती है 1/8 से होती है, प्लस एक जो आपका होता है एक क्रिस्टल वो कहाँ होता है, इसके अंदर होता है और उसकी शेयरिंग 1 से ही होती है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, एन एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय, ठीक है। तो इसकी शेयरिंग किससे हो रही है, शेयरिंग इसकी 1 से ही हो रही है, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस ये भी करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए 2 हो गए। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसमें 2 यूनिट सेल, देखिएगा ऑप्शन रिपीट है, ठीक है 2 यूनिट सेल। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, the number of Na plus ion which is surrounded to Cl, the number of Na plus ion which surrounded each chlorine ion in NaCl crystal lattice is, ठीक है। कितने जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं घिरे रहते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो किसमें पूछा है, द नंबर ऑफ Na plus ion which is surrounded to Cl negative ion in NaCl crystal lattice is, ठीक है। NaCl की बात हुई है, ठीक है, Na plus and Cl माइनस, यहाँ पे कितने आयंस होते हैं जो एक दूसरे से घिरे रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो टोटल ये कितने होते हैं 8 होते हैं और इनकी जो शेयरिंग होती है वो कितने से होती है 1/8 से होती है, ठीक है। तो शेयरिंग 1/8 से होगी, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे NaCl का जो क्रिस्टल होता है ना वो एक्चुअली 4:4 में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड एटम इज, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हुई है। देखिए हमने टोटल कितने तरीके के यूनिट सेल पढ़े थे, एक था हमारा SCC, ठीक है, BCC था, FCC था। तो सब में जितने हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, चाहे कि जैसे हमारा पहला जो सबसे छोटा जो होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेंटर या फिर प्रिमिटिव भी आप कह लो, ठीक है। पहला SCC हो गया, दूसरा क्या हो गया BCC बॉडी सेंटर्ड सेल, तीसरा क्या हो गया FCC फेस क्यूबिक सेंटर। तो इन सब का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करना होगा तो ही आप इसको निकाल पाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ,
मे बी इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, A to F आपको लिख लेना है, ठीक है। ABCD तो आती होगी सबको, ठीक है। B हो गया, C D E एंड F, ठीक है। आपने ये लिख लिया, उसके साथ साथ आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। A कौन से प्लेस पे होता है, तो पहला B 2 हो गया, C 3 हो गया, D 4 हो गया, E 5 हो गया। सिमिलरली जो F होगा वो कहाँ होगा, 6 पे होगा, ठीक है। D5 E कहाँ होगा, 5th पे होगा, एंड F कहाँ होगा, 6 पे होगा, ठीक है। अब आपको ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं ना, सिंपल वही देख लेना है और उनकी प्लेस वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कौन सा बोला था, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको इनके प्लेस वैल्यू को लिखना है, ठीक है। देखो बॉडी सेंटर्ड में जो B है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो सिंपल लिखिए और ऐड करिए 2 प्लस सी यानी कि कौन सा है, 3 है, ठीक है। 3 है और फिर से अगेन एक सी है, तो फिर से एक लिख लो क्या, 3। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 एंड 3 9, यानी कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 9 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम FCC की बात करें तो F देख लीजिए कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये 6 हो गया। सी अगेन क्या हो जाएगा, 3 एंड दूसरा वाला सी है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है आपका वो कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। अब अगर हम SCC की बात करें तो देखो हमने जो लिखा है वहां पे तो कहीं S है ही नहीं, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो आप इसको क्या मान लो, 0 मान लो, प्लस सी यानी कि 3 और इधर वाला भी सी है यानी कि 3, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड एटम इज, तो बॉडी सेंटर्ड एटम जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 आया है, हम्म, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 आया, यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होता है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ FCC यूनिट सेल, FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, FCC की अगर हम बात करें तो ये हो गया FCC, F यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी C, इसका 6 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 3 9 एंड 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एन आयन ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस इट इज नोन एज, ठीक है। अगर एक आयन है वो क्या कर रहा है, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो हम उस लैटिस को क्या बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब आपको पता ही होगा, वैकेंट तो पता ही होगा ना सभी को, वैकेंट, ठीक है। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली जगह, ठीक है। तो वैकेंट तो सभी को पता है, वैकेंट को ही यहाँ पे सॉलिड स्टेट में हमने बोला है वॉइड, ठीक है। तो वॉइड हम जहां जहां यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, वैकेंट स्पेस। और अब देखो जब हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स आपके स्टीशियोमेट्रिक हो गए, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया, टोटल 3 होते हैं, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं ना, पहला स्प्रैंकल है, दूसरा स्कॉटकी है, ठीक है। ये स्कॉटको ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों जो डिफेक्ट आते हैं आपके वो स्टीशियोमेट्रिक के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये टोटल किसके अंदर आते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट इसी को हम डिवाइड करते हैं 3 तरीके से। पहला होता है स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा होता है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये टोटल 3 तरीके के क्रिस्टल डिफेक्ट हैं जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे देखो एक तो ऑप्शंस गलत है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्रिस्टल डिफेक्ट है, ये क्रिस्टल डिफेक्ट के अंदर आएंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक फ्रैंकल है, दूसरा स्कॉटिकी है। दोनों ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही फेमस डिफेक्ट्स हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आपको बताना है फ्रैंकल और स्कॉटिकी में होता क्या है। देखो डिफरेंस जो है इनके बीच में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इनके बीच के जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। देखते हैं, सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेंगे, ठीक है। और इन दोनों में जो प्रेजेंट होता है वो होता है पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन, ठीक है। बस हमें करना क्या होता है, इनकी साइज का ध्यान रखना जब हम बनाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो कैटायन होगा उसकी साइज हमें छोटी रखनी है एंड एनायन की साइज हमें बड़ी रखनी है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, ठीक है। ये आपको लेके चलना है, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में जो साइज का होता है वो आता है डिफरेंस, ठीक है। और साइज के डिफरेंस के होने की वजह से जो यहाँ पे होता है, ठीक है, एक कैटायन जो होता है, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये वाले जो आपके हैं सारे वो क्या है, कलरफुल वाले जितने भी हैं वो ना आपके कैटायन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कैटायन हो गया। एंड जो लार्ज साइज वाले हैं वो क्या है, एनायन है। साइज के डिफरेंस होने की वजह से कैटायन की साइज क्या है, छोटी है, जबकि जो एनायन की साइज है वो क्या है, बड़ी है। साइज डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे अब कोई भी आप एक कैटायन उठा सकते हो, ठीक है। एक कैटायन आएगा और वो कहाँ चला जाएगा, इस जो मान लीजिए ये आपके क्या है, एनायंस हो गए, ठीक है। ये आपका कैटायन हो गया और ये क्या है, सारे एनायन है। ये बीच में ये जो आपके वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो खाली जगह है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल। क्या बोलेंगे हम, इंटर, इसको हम कहेंगे इंटर, ठीक है। ये आपका हो गया इंटर स्टीशियल स्पेस, ठीक है, यानी कि जो खाली जगह है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। अब इसमें होता क्या है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ से ये खाली जगह हो गया, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से होगा क्या, ठीक है, मेनली आपका जो एक कैटायन है, ठीक है, एक कैटायन है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को छोड़ के, ठीक है, यहाँ से एक कैटायन है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को छोड़ेगा और ये चला जाएगा, ये जो खाली जगह है ना इनके बीच में, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस थे, ठीक है, होगा क्या, मान लेते हैं यहाँ से क्या होगा, एक कैटायन निकलेगा, ठीक है, और ये कैटायन निकल के इस खाली जगह में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये कैटायन यहाँ से निकला तो यहाँ आ गया। अब ये वाला प्लेस जो था ना, ये अभी पहले यहाँ कैटायन था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, वैकेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लेस है ये कैसा हो गया, वैकेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, व्हेन एन आयन ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है, इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज। अगर आपके एक क्रिस्टल लैटिस बनाया हमने, इसमें एक आयन, यूजुअली कैटायन, ठीक है, एनायन की बात नहीं करेंगे हम, पहले तो एक आयन होगा और ये कौन सा होगा, तो कैटायन होगा। ये क्या करेगा, ठीक है, ये मेनली अपना पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। इसी की वजह से हम इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं और इसका एक और भी नाम होता है डिसलोकेशन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है कि डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या है, बच्चे स्कॉटिक एंड फ्रैंकल तो रट के जाते हैं लेकिन डिसलोकेशन डिफेक्ट नहीं याद रखता, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, एक तरीके से हम देखें तो डिसलोकेशन ही हुआ है। कैटायन जो है वो मान लेते हैं, अगर ये मान लो इसका ये घर है, ठीक है, तो कैटायन उस घर के अंदर ही है, बस वो अब अपने कमरे में नहीं है, ठीक है। ये इसका प्लेस था, ये अपने प्लेस छोड़ के अब ये कहीं और चला गया, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल प्लेस पे ही है, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ अपनी जगह बदली है, घर नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये आपका है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में हमें क्या करना होता है कि अभी हमने जहां कैटायन की साइज छोटी ली है, एनायन की साइज बड़ी ली है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में हम दोनों की साइज को क्या करेंगे, एक बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैटायन गया है, स्कॉटकी डिफेक्ट में एक कैटायन और एक एनायन दोनों क्या करते हैं, ये आपका अगर क्रिस्टल लैटिस है तो वो क्रिस्टल लैटिस से ही बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर रहेंगे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, वो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से ये कैटायन है, ये कैनायन है, ये दोनों यहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो डेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, डेंसिटी पे इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो डेंसिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये क्रिस्टल लैटिस यहाँ से कैटायन निकल के गया है, लेकिन ये लैटिस के अंदर ही है, तो डेंसिटी जो होता है वो रीमन सेम होता है, ठीक है। एंड इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके कुछ बहुत ही कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो है AgCl, ठीक है, AgBr, AgI, ठीक है, ZnS, ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इसके वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से राइट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिसिंग ऑफ वन कैटायन एंड वन एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस स्कार। अगला क्वेश्चन भी वही है जो अभी हमने पीछे बात की है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। अगर एक कैटायन, ठीक है, अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं या फिर हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कैटायन एंड वन एनायन, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने अगर हम बना रहे हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज तो जो कैटायन एंड एनायन होंगे इनकी साइज भी क्या होगी, इनकी जो साइज होगी वो भी लगभग बराबर होगी, ठीक है। ये आपके कैटायन हो गए और ये आपके क्या हो गए, एनायन हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, सबसे पहले कि स्कॉटकी में फ्रैंकल में क्या हुआ था कि एक कैटायन निकल के चला जा रहा था इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। यहाँ पे क्या होगा कि एक कैटायन, मान लेते हैं कैटायन कौन सा है हमारा, ये रेड वाला, ठीक है, एक कैटायन, और ये क्या है, एनायन है। तो ठीक है, ये एनायन है नेगेटिव चार्ज, ये कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव कर दे रहा है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो रहा है, एक कैटायन एंड एक एनायन दोनों निकल के चले जाएंगे कहाँ, बाहर, ठीक है। और ये मान लो तो बाहर है इनका घर, ठीक है, तो ये कहाँ चले गए, बाहर चले गए। अब यहाँ पे दोनों की जगह क्या हो गई, खाली हो गई। इसी की वजह से यहाँ पे जो डेंसिटी होता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। क्रिस्टल डिफेक्ट अगेन क्या होता है, ये तो इसी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्कॉटिक एंड फ्रैक्टल, स्कॉटिक एंड फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्ट के ही अंदर आते हैं। आयनिक डिफेक्ट हमने बात कर ली है क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली अपीयर्स इन, अच्छा, आपके सामने कुछ एग्जांपल दिया है, पूछा है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो हमें लगभग किस में देखने को मिलता है। तो अभी हमने पीछे बात करी है कि एजीआई हो गया, चाहे एजीसीएल हो गया, चाहे जेडेनएस हो गया, चाहे एजीबीआर हो गया, इन सब में क्या देखने को मिलता है, हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखना, यही नोट डाउन कर लीजिएगा, एजीबीआर जो होता है ये एक ऐसा इकलौता कंपाउंड है, ठीक है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट तो शो करता ही है ना, फ्रैंकल उसके साथ साथ, है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता ही है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल एंड स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट शो करता है, नाम है इसका एजीबीआर, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, स्कॉटकी डिफेक्ट जनरली अपीयर्स इन, स्कॉटकी डिफेक्ट हमें किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चाहे हम बात करें सीजियम क्लोराइड की, चाहे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, चाहे हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की, इन सब के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो कैटायन की साइज है एंड जो एनायन की साइज है वो लगभग क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्रिस्टल इज, ठीक है, CaCl क्रिस्टल बात कर रहे हैं और इसके स्ट्रक्चर की बात हुई है, ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सीजियम क्लोराइड की बात हुई है, अभी हमने पीछे देखा है कि कौन सा डिफेक्ट शो करता है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, ठीक है। अगर आप पहले इसको तोड़ो, ठीक है, CaCl जैसे आपने अन्य Cl का बनाया था, सिमिलर इसका भी होगा, सीजियम पॉजिटिव एंड Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग होती है बेटा वो 8 इसकी भी होती है और इसका भी शेयरिंग कितना होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो शेयरिंग इनकी क्या होगी, 8 की ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेनली होता क्या है, अगर हम बात करें 8 की शेयरिंग है तो 8 ये हो गए, ठीक है। शेयरिंग भी कितनी होगी, 1/8 की होगी, प्लस यहाँ पे शेयरिंग 8 है और ये भी कितने की होगी, 1/8 की होगी। दोनों अगर कट जाएंगे तो यहाँ से आपको टोटल 2 मिलेगा, और 2 किस में होता है तो आपको पता होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रेजेंट इन, है ना, 8:8 जो पैकिंग है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अभी हमने पीछे किया है, सीजियम क्लोराइड के अंदर 8:8 की पैकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, the unit cell which crystallographic dimension a are not a is equal to b are not equal to c, ठीक है। ये आपके क्या है, यूनिट सेल्स है, हमें पता है हमने 7 तरीके के यूनिट सेल पढ़े थे, ठीक है। क्यूबिक थे, मोनोक्लिनिक था, ऑर्थोरोमिक रोम्बिक था, टेट्रागोनल था, ऑर्थोगोनल था, ठीक है, और ट्राइक्लिनिक था, और भी कई सारे थे। तो ये सारे आपके क्या थे, आपके यूनिट सेल्स थे, ठीक है। अब यूनिट सेल टोटल 7 होता है, यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है। अब यूनिट सेल से क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से यूनिट सेल होते हैं। अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले एक क्रिस्टल सिस्टम होता है, ठीक है, छोटा सा हम यही बना के कर ले रहे हैं। मेनली ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये आपका टेट्रागोनल होता है, जिसमें ए बी के बराबर तो होता है लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा जो तीनों होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं बेटा, देखिए, टोटल जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है, टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले होता है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका रोम्बिक, ठीक है। तीसरा अगर लिखें तो हो जाएगा टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल हो जाएगा। फोर्थ वन इज हेक्सागोनल, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे क्या हो गए,
क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब हम बात करेंगे इनके एक्सियल एंगल की, ठीक है। तो एक्सियल एंगल किस में बराबर होते हैं, किस में बराबर नहीं होते, इनकी बात करनी है। और उसके बाद हमें देखना है कि किस में जो अल्फा बीटा गामा होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी तो ये हमारे पास 4 हो गए, क्यूबिक हो गया, रोम्बिक हो गया, या फिर इसको किताबों में रोम्बोहेड्रल भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप इसको रोम्बिक लिखो या फिर आप रोम्बोहेड्रल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेट्रागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, उसके साथ साथ आता है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 हो गया। 5वां हम लिख लेंगे ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक हो गया। 6वां हो जाएगा हमारा क्या, ऑर्थोरोम्बिक के बाद होता है मोनोक्लिनिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक के बाद आ जाएगा मोनोक्लोनिक एंड लास्ट वन इज ठीक है, लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो ये हमारे टोटल क्या होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। 7 यूनिट सेल, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होता है वो 14 होता है, ठीक है। और उन 14 को एक साथ हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, आपने नाम कई बार सुना होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल 7 होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो ब्रेविस लैटिस होता है वो टोटल 14 होता है, ठीक है, 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में एक्सियल डिस्टेंस लिखेंगे हम, उसके बाद हम इनका क्या लिखेंगे, एक्सियल एंगल लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो एक्सियल एंगल होता है उसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। एक्सियल एंगल हो गया। एक्सियल एंगल होने के बाद इनका हमें बनाना पड़ेगा क्या, एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल क्या होते हैं, एक्सियल एंगल में हमें ए बी सी लेना है और एक्सियल डिस्टेंस में हमें अल्फा बीटा गामा लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहला क्यूबिक है, रोम्बोहेड्रल है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ठीक है। क्यूबिक में जो एक्सियल एंगल होता है आपको पता ही होगा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। यानी कि तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। रोम्बोहेड्रल में ए बी के बराबर तो होता है, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होता, ठीक है। ए बी के बराबर होता बट सी के बराबर नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें टेट्रागोनल की, तो यहाँ पे भी ए बी के बराबर होता है लेकिन सी के बराबर नहीं होता। हेक्सागोनल में भी ए बी के बराबर होता है बट सी के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने वैसे लिखा है जैसे कि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, बी के बराबर तो होता है लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता जब हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, नॉट इक्वल टू वाले ही होंगे, ठीक है। यानी कि ऑर्थोगोनल, ए आर नॉट इक्वल टू बी एंड बी आर नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए आर नॉट इक्वल टू बी एंड बी आर नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अगेन ये क्या हो जाएगा, ए आर नॉट इक्वल टू बी एंड बी आर नॉट इक्वल टू सी। तो ये इनके बीच में क्या हो गया, एक्सियल एंगल हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सियल डिस्टेंस इनकी क्या होती है, ठीक है। एक्सियल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहीं से लिखते हैं, ठीक है। एक्सियल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला ये क्या है हमारे पास, ट्राई क्लिनिक है, ठीक है, ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ट्राई क्लिनिक जो होता है ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है। तो ये जो होता है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, जिसमें जो या ना ही एक्सियल एंगल एंड ना ही एक्सियल डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। एक्सियल एंगल हमने देख लिया, ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी। अगर हम बात करें एक्सियल डिस्टेंस की, ठीक है, तो जो एक्सियल डिस्टेंस होता है वो भी आपस में बराबर नहीं होता, यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा। और ये किसके बराबर नहीं होते, तो अगर हम बात करेंगे ये बराबर नहीं होते हैं किसके, 90 डिग्री के। चाहिए क्या हमें, 90 डिग्री के बराबर ही चाहिए। मोनोक्लिनिक के केस में होता है अल्फा जो होता है वो गामा के बराबर तो होता है, अल्फा गामा के बराबर होता है और ये 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन जो हमारा बीटा होता है ये 90 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्थोरोम्बी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है ये भी अल्फा बीटा और गामा तीनों किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हेक्सागोनल है, ठीक है। हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल के केस में क्या होता है बेटा, अल्फा एंड बीटा जो होते हैं आपके वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। लेकिन जो गामा होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। अल्फा बीटा 90 एंड जो गामा होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इसके बाद क्या है, टेट्रागोनल है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया आपका, टेट्रागोनल हो गया, देन रोम्बोहाइड्रल हो गया और इधर क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। टेट्रागोनल की अगर हम बात करें और इसके एक्सियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो क्या है,
अल्फा बीटा के बराबर एंड बीटा गामा के बराबर, ये सब किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें जो अल्फा बीटा एंड जो गामा होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें क्यूबिक की, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सब किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखा वैसे ही है जहां से आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिस्टल सिस्टम हो गया, ये एक्सियल क्या होंगे? एंगल हो गया, एंड ये एक्सियल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना कि यहाँ पे टोटल मिला के टोटल 14, ठीक है, टोटल यहाँ पे 7 यूनिट सेल है। ठीक है, जिसमें से ये वाला जो है वो क्या है? जो क्यूबिक है वो मोस्ट सिमेट्रिकल है, जो ट्राइक्लिनिक है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। टोटल यहाँ पे 14 बनेंगे, है ना? टोटल जो होंगे वो 14 यूनिट सेल है। ठीक है, 7 यूनिट सेल है और इसके अंदर जो लैटिस बन रहा है वो टोटल 14 है, जिसको एक हम नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, तो इतना हो गया, आप इसको ध्यान रख लेना। अगले आगे चलते हैं, अगला क्या है? देखिए, सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक इन एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड उसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यहाँ पे हमें पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई अलग ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, वो दूसरे से मिलते हैं तो वही क्या बनता है? सेमीकंडक्टर बनता है। सेमीकंडक्टर मेनली यहाँ पे जो बनेंगे वो दो होंगे। ठीक है, एक तो होगा एन टाइप, दूसरा होगा पी टाइप। ठीक है, दो तरीके के सेमीकंडक्टर होंगे बेटा, एक होगा एन टाइप, दूसरा होगा पी टाइप। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में इसके अलावा जो दिया है ये एन पी एन, सॉरी, ये देखो एन पी एन एंड पी एन पी, ये जो होता है ये सेमीकंडक्टर नहीं होता, ये तो ट्रांजिस्टर होता है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये तो राइट आंसर हो नहीं सकता। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये नहीं हो सकता बेटा। एन पी ट्यूब दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो या तो पी टाइप होगा या तो एन टाइप होगा। अब एक बार समझ लो होता क्या है। एक चीज होती है डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग करना, मिलावट। ठीक है, जिस तरीके से लोग मिलावट करते हैं ना, दूध वाला दूध में मिला देता है, उसी तरीके से आपको क्या करना है? दो एलिमेंट है ना, दो अलग अलग ग्रुप के दोनों एलिमेंट को लेना है, उनको आपस में मिला देना है। ठीक है, उनकी क्या करवा देनी है? हमें डोपिंग करवा देनी है। अब मेनली बात यह है ना कि किस ग्रुप की हम डोपिंग किससे करवाएं, तो क्या बनेगा? ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक ग्रुप फिक्स कर लेना है। ठीक है, ग्रुप नंबर 40 एक तो आपको फिक्स कर लेना है। क्या? देखिए, आपको लाइन से लेने हैं तीन। तीन में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आपको ले लेना है क्या? ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15। ये आपको तीन ग्रुप ले लेने हैं। ठीक है, ग्रुप 14 वाले में, ठीक है, देखो जब आप ग्रुप 13 वाले एलिमेंट को ग्रुप 14 में डालोगे तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा पी टाइप। ठीक है, जब आप 13 के किसी भी एलिमेंट को ग्रुप 14 वाले से मिक्स करोगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे पी टाइप। सिमिलरली अगर आप 15 वाले को ग्रुप 14 में डालोगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे एन टाइप। ठीक है, इसको ध्यान कैसे रखोगे? देखो 13 है ना तो छोटा वाला बनेगा। ठीक है, 13 है, पी क्या है? पहले आता है, एन क्या होता है? बाद में आता है। ठीक है, तो बाद वाले को जब आप बाद वाले में डालोगे, ठीक है, 15 क्या है? बड़ा है, उसके बाद वाले में डालेंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप। एंड यहाँ पी टाइप क्या है? छोटा है, तो 13 को जब आप उसमें डालोगे तो क्या बन जाएगा? पी टाइप। ठीक है, अब हमें बात करनी है यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिकॉन डॉप्ड विथ आर्सेनिक। ठीक है, सिलिकॉन को जो है वो मिक्स किया गया है आर्सेनिक के साथ। ठीक है, तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलिकॉन जो होता है बेटा वो क्या होता है? देखिए, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होते हैं अब उनकी बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, हम इधर देख ले रहे हैं। एन टाइप कब बनेगा एंड पी टाइप कब बनेगा? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15। 13 वाले में जो एलिमेंट होते हैं बेटा उनको हमने याद किया था एक ट्रिक से। ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि इनको हम कह सकते हैं, ठीक है, कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, बी इज रेफर टू बोरॉन, है ना, एल क्या है? एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है। ठीक है, तो आप देख लो कि इसमें से तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बात हुई है सिलिकॉन की और उसको किसके साथ मिलाया जा रहा है? आर्सेनिक के साथ मिलाया जा रहा है। ना ही यहाँ सिलिकॉन है ना ही आर्सेनिक है। इसका मतलब कि 13 वाला अगर 14, अच्छा 14 वाला देख लो। सबसे पहले 14 वाला कौन कौन सा होता है? ठीक है, ये होता है आपका कहे शिवजी, सुनो,
प्रभु, ठीक है। सी यानी कि कार्बन हो गया, SI हो गया सिलिकॉन, जी होता है जर्मेनियम, SN क्या होता है एंटीमनी, एंड PB क्या होता है लेड होता है, सॉरी SN होता है टीन एंड PB क्या होता है लेड होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें से देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है, हमें क्या चाहिए था सिलिकॉन, सिलिकॉन तो हमें मिल गया, लेकिन हमें आर्सेनिक नहीं मिला, हमें तो आर्सेनिक को मिलाना था ना सिलिकॉन में। तो पी टाइप यहाँ पे 13 वाले में आर्सेनिक है ही नहीं, जिसको हम 14 वाले में मिला सके। सिलिकॉन तो आपका ये रहा बेटा, सिलिकॉन ये है, लेकिन यहाँ कहीं क्या है आर्सेनिक नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो कंफर्म है ना कि 15 वाले में होगा। 15 वाले को हमने याद किया था, देखिए कैसे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब कैसे हैं भिखारी है, ये लो बेटा मिल गया आर्सेनिक, ठीक है। यानी कि अब आपको करना क्या है, ये दोनों मिल गए हैं, इन दोनों को आपको आपस में मिला देना है, ठीक है। इन दोनों को आप मिला दोगे, अब देख लीजिए ये नेपाल, एन क्या होता है नेपाल हो गया, ठीक है। पी हो गया फास्फोरस, एस जो होता है आर्सेनिक होता है, एस बी होता है एंटीमनी, बी आई होता है बिस्मथ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा ये देखो, ठीक है। आप जो आप मिला रहे हो, ठीक है, सिलिकॉन तो मिलाना है हमेशा 14 वाले में मिलाना है। 13 वाला जब 14 में आएगा तो पी टाइप कहलाएगा, 15 वाला 14 में आएगा तो एन टाइप कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक की, जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसको जब आप मिलाओगे ग्रुप नंबर 14 में, तो जो कंडक्टर बनेगा सेमी टाइप, है ना, जो सेमी कंडक्टर बनेगा वो बटेगा बेटा एन टाइप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ गया होगा यो, चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट में बात करें, कोई भी सब्सटेंस है वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम बेटा बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कोई अगर क्रिस्टल है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में अगर कोई क्रिस्टल है वो एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। हम्म ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, बाकी मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।